Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 12th of August 2021. तो गाइज आज है तारीख 12 अगस्त 2021 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। शुरुआत करेंगे एक छोटे से मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। बोला यहाँ पे ये गया है, डोंट गिव अप, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। होता क्या है, हम लोग अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं, लंबा गोल डिसाइड कर लिया है और सोचते क्या है यार ये कल ही पूरा हो जाए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। होता क्या है, आज के टाइम पर हमारे अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो करना क्या है, पेशेंस रखना बिल्कुल सीखना है। और आपने अच्छी चीज़ डिसाइड कर रखी है, अपना लंबा गोल डिसाइड कर रखा है, तो उसमें टाइम भी लगने वाला है। तो पेशेंस रखो और अच्छे से वर्क करते रहो अपने गोल की तरफ। और जो है यहाँ पर समय लगेगा लेकिन सब कुछ बेहतरीन होने वाला है। अगर मैं आप लोगों को अपना खुद का एग्जांपल दूं तो ये जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो मतलब पहले वीडियोस जो है इतनी बुरी हुआ करती थी, मतलब मुझे खुद अभी देखता हूं तो सोचता हूं यार क्या रिकॉर्ड करा था मैंने। धीरे धीरे जो है चीज़ें अच्छी भी होने लगती हैं, धीरे धीरे अपने अंदर इंप्रूवमेंट भी होने लगता है। प्लस उस टाइम पर जो है मैंने काफ़ी हद तक पेशेंस रखा था। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे लोग आते हैं यूट्यूब पर, नए नए लोग बहुत सारे डेली बेसिस पर आते हैं, ठीक है, अपना नया चैनल खोलते हैं, लेकिन पेशेंस नहीं रख पाते हैं और पेशेंस ना रखने की वजह से जो है वो लोग पीछे हट जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो पेशेंस डेफिनेटली रखना है। मुझे खुद विश्वास नहीं था कि आज हम लोग इतनी बड़ी फैमिली बन जाएंगे, ठीक है। आज ये जो परिवार है दीपक यादव एजुकेशन का, वो 55,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स का हो जाएगा। लेकिन आज ऐसा पॉसिबल हुआ है, उसके पीछे आप लोगों का हाथ है। तो पहली बात तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ बढ़ते हैं आगे। शुरुआत करेंगे। आप लोगों को यहाँ पर अगर इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। दीपक यादव एजुकेशन नाम है वहाँ पे उस टेलीग्राम चैनल का। वहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर फॉलो कर लेना। अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग पूछ सकते हो। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार नजर मार लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोग को आज। सबसे पहला आर्टिकल है वर्ल्ड लायन डे 2021 को ऑब्जर्व किया गया है। अब आप कहोगे कितना सिंपल सा आर्टिकल है, लेकिन सिंपल सा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। बहुत सारी नई नई चीज़ आप लोग को जानने को मिलेंगी। आपको आज समझ में आएगा कि हम लोग टाइगर को क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, हम लोग लायन को क्यों प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं। तो इसके पीछे का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रीज़न है। हम लोग डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देन उसके बाद दूसरा आर्टिकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, उज्ज्वल 2.0 स्कीम लाई गई है। ये किस चीज़ के लेकर है, इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं, ये इससे पहले वाली स्कीम के क्या फ़ायदे हुए हैं, कहाँ तक इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद तीसरा आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडो भूटान स्पेस कॉपरेशन को लेकर चर्चा हो रही है। मतलब इंडिया और भूटान ने मिलकर स्पेस के मामले में कॉपरेशन किया है। एक तरीके से यहाँ पर इंडिया जो है, इंडिया का जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो भूटान के सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। देन उसके बाद एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला आर्टिकल, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में बात हो रही है। तो आज आप लोग सीखोगे ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है और इसके क्या नुकसान हैं। उसके बाद यहाँ पर डिफेंस एक्सपोर्ट की चर्चा हो रही है कि डिफेंस के जो एक्सपोर्ट किया है हम लोगों ने, वो कहाँ तक किया है और इससे क्या फ़ायदे होते हुए नजर आएंगे। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद यहाँ पे खादी का नया प्रोडक्ट आ चुका है। अब यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन होगा, प्लस आप लोग को जानने को मिलेगा ये क्या है, ये जो नया प्रोडक्ट है ये क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, प्लस ये खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। देन उसके बाद लास्ट आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडर वेट बर्थ के बारे में चर्चा हो रही है। अभी यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी जिसने जन्म लिया था और उसका जो वजन था वो 200 से 250 ग्राम था। आप मतलब इमेजिन कर सकते हो 200 से 250 ग्राम का यहाँ पे वजन था। तो उसके यहाँ पर एक तरीके से वापस से वो रिकवर कर चुकी है बच्ची। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। नाउ बढ़ते हैं आगे। शुरुआत करेंगे हम लोग अपने एनवायरमेंट सेक्शन से। तो जो अब आर्टिकल आने वाला है वो आपका एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। तो वर्ल्ड लायन डे 2021 के बारे में डिस्कशन हुआ है। सबसे पहले तो आपको जानना है ये न्यूज़ में क्यों है। इस आर्टिकल को इंडियन एक्सप्रेस में कवर किया गया है, पीआईबी में कवर किया गया है, एयर न्यूज़ में भी कवर किया गया है। तो देखो, हर साल जो वर्ल्ड लायन डे है इसको ऑब्जर्व किया जाता है कब, 10 अगस्त को। तो आपको ध्यान रखना है 10 अगस्त को, अभी जब 10 अगस्त निकली है तो यहाँ पे वर्ल्ड लायन डे को ऑब्जर्व किया गया है। इसका मेन फोकस ये है कि जो ये लायंस हैं, जो ये शेर हैं, इनको प्रोटेक्शन देना, इनको प्रोटेक्ट करना, प्लस इनके रिगार्डिंग जो है जागरूकता फैलाना कि हाँ इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है।
अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो आज के टाइम पर ये इनिशिएटिव इसलिए चला जा रहा है ताकि जो ये बिग कैट्स हैं, ये जो लायन है, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। और ये जो इनिशिएटिव है ये कोई आज से नहीं शुरू हुआ है, 2013 में इसको स्टार्ट कर दिया गया था। और 2013 में स्टार्ट करने के पीछे का रीज़न ये था क्योंकि जो पॉपुलेशन है लायन की, शेर की जो पॉपुलेशन है वो लगातार कम होती हुई नज़र आ रही है। अगर यहाँ पर एक डेटा बोलता है कि पिछले 100 सालों के अंदर लगभग 80% तक जो इन लायंस की पॉपुलेशन है वो काफ़ी हद तक कम हुई है। तो आप इमेजिन कर सकते हो 80% जनसंख्या कम हो गई है पिछले 100 सालों के अंदर। तो इन लॉयंस को प्रोटेक्शन देने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे आवश्यकता पड़ती हुई नजर आएगी। प्लस उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्यों प्रोटेक्शन देना है, अभी आप लोग आगे एक और रीज़न देखोगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग लायन के बारे में कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। और देखो याद रखना, यूपीएससी हो चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, जब भी कोई एनिमल न्यूज़ में आता है तो याद रखना कहाँ पर है वो पाया गया है, ठीक है, उसकी लोकेशन ध्यान रखना, प्लस उसका साइंटिफिक नेम और वहाँ पे उसको कौन सा स्टेटस के अंदर है वो, यानी कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड, ठीक है, जो भी यहाँ पे IUCN का स्टेटस है, कौन सा स्टेटस इसको दिया गया है। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है, सभी में इन तीनों चीज़ों के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लायन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो। ओके, नाउ ये जो लायन है इसको दो सब स्पीशीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है, दो सब स्पीशीज में बांटा गया है। एक है अफ्रीकन लायन, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो, और दूसरा है एशियाटिक लायन जिसका नाम है पैंथेरा लियो पर्सिका। ओके, अब यहाँ पे बात करें तो एनिमल किंगडम के अंदर जो ये लायन है इसका क्या रोल है, एक तरीके से क्यों यहाँ पर इसको हम लोग प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो आपने सुना होगा लायन हो गया या फिर जो टाइगर हो गया, इसको हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए। अब आप कहोगे एनवायरमेंट को बचाने के लिए, बिल्कुल, ये जो हरे भरे पेड़ है ना ये लायन की वजह से बच रहे हैं। अब कहोगे इसका क्या कनेक्शन है, तो ध्यान से सुनना। अब देखो ये जो पेड़ है इसको रैबिट खाएगा, ठीक है, रैबिट, अब उसके बाद यहाँ पर रैबिट को वाइल्ड कैट खा लेगी और वाइल्ड कैट को कौन खा लेगा, लायन खा लेगा। अब होता क्या है, देखो लायन की पॉपुलेशन तो बढ़ नहीं रही है, लायन की पॉपुलेशन और या फिर टाइगर की पॉपुलेशन काफ़ी धीमी गति से बढ़ रही है, काफ़ी धीमी गति से बढ़ती हुई है। लेकिन इन जानवर की पॉपुलेशन की बात करें तो इन जानवरों की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी, काफ़ी तेज़ी कगार में बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है, ये लोग पेड़ पौधे खाते हैं। अब ये लोग जब पेड़ पौधे खाएंगे तो इनको दूसरा जानवर खाएगा और दूसरा जानवर जो है मतलब लायन जो है उस जानवर को खा लेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को बचा रहा है लायन, ठीक है। होगा क्या फिर, नहीं तो अगर ये जानवर की जनसंख्या काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ये पेड़ पौधे सारे खा जाएंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हम लोगों की नुकसान है एक तरीके से। हम लोगों को यहाँ पर ये लायन की वजह से प्रोटेक्शन मिल रहा है, ठीक है, एनवायरमेंट को बचा रहा है। तो यहाँ पर चाहे वो लायन हो टाइगर हो, इसी वजह से यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन की बात करी जाती है क्योंकि ये जो यहाँ पे जो यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना आपको। अभी हमने जब एक प्रोजेक्ट टाइगर था उसके बारे में डिस्कशन किया था तब भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। ओके, नाउ यहाँ पे अब देखो इसमें बोला गया है कि जो लायंस है इनको किस चीज़ का खतरा है। खतरा देखो बहुत चीज़ होगा, इनकी पोचिंग होती है, ठीक है, मार दिया जाता है, हंटिंग भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, अभी फिलहाल बैन है पूरी तरह से। और अगर हम बात करें बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं इनके अंदर, प्लेग जैसी बीमारियां फैल जाती हैं, उसकी वजह से लायन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। या फिर बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं जिनकी वजह से इन लायन को काफ़ी खतरा देखने को मिलता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है प्रोटेक्शन स्टेटस। लायन आज के टाइम पर कौन सी कैटेगरी के अंदर है, तो आपको ध्यान रखना है जो IUCN है, IUCN की रेड लिस्ट के अंदर लायन को वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर डाला गया है। लेकिन वहीं पर बात करें जो एशियाटिक लायन है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है। अब क्या है इसका मतलब, तो IUCN यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, जरा इसके नीचे फुल फॉर्म बताना क्या है IUCN की फुल फॉर्म। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये अलग अलग लिस्ट को मेंटेन करके चलता है। कॉलेप्स के अंदर वो वाले जानवर आते हैं जो कि पूरी तरह से जिनकी खत्म हो चुके हैं, जिनकी जनसंख्या है ही नहीं। क्रिटिकल इंडेंजर्ड मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क में है इनकी पॉपुलेशन और उनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंडेंजर्ड कैटेगरी भी वही कहलाती है कि यहाँ पर अभी भी यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जानवर मतलब कह सकते हो कि रिस्की है, इनकी जो पॉपुलेशन है काफ़ी हद तक खत्म हो रही है, इनको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। तो आज के टाइम पर जो भी यहाँ पर लायंस है वो वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन जो एशियाटिक लायन है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। नव अब बात करते हैं इंडिया के अंदर लायन का क्या स्टेटस है। ऑब्वियस सी बात है, हमने लायन के बारे में सब कुछ पढ़ा है, अगर इंडिया को ही छोड़ देंगे तो फिर यहाँ पर इसका कोई इंपॉर्टेंस रह नहीं जाएगा इतना। तो हम लोग समझेंगे इंडिया के अंदर क्या स्टेटस है। तो इंडिया आज के टाइम पर एशियाटिक लायन का होम है क्योंकि एशियाटिक लायन सबसे ज़्यादा भारत के अंदर पाए जाते हैं। खासकर आप देख पाओगे जो सासन गिर नेशनल पार्क है गुजरात के अंदर, वहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक डेटा बताता है कि 2020 के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो लगभग 674 लायंस देखने को मिले हैं भारत के अंदर, ठीक है। 2020 में 674 लायंस थे और इसी का कंपेयर करें 2015 में तो 2015 में 523 लायंस थे। तो मतलब पॉपुलेशन डेफिनेटली इंक्रीज हुई है, लेकिन फिर भी जितनी इंक्रीज होनी चाहिए थी उस हिसाब से इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिलेगी नहीं। ओके,
नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जो अगला आर्टिकल है वो आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वो पॉलिटी गवर्नेंस आपका आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है उज्ज्वला 2.0 के बारे में। अब ये उज्ज्वल 2.0 क्या है, तो देखो न्यूज़ में क्यों है पहले आपको ये समझना है, क्योंकि इस आर्टिकल को इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, द हिंदू और पीआईबी, एयर न्यूज़ सभी जगह पर कवर कर लिया गया है। तो रिसेंटली हुआ क्या है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का सेकंड फेज लॉन्च कर दिया है। इसी वजह से इसको उज्ज्वल 2.0 स्कीम बोला गया है, क्योंकि इसका पहला फेज ऑलरेडी बहुत पहले लॉन्च कर दिया गया था। ये सेकंड फेज है। डोंट वरी, मैं आपको पहला फेज और दूसरा फेज दोनों के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा गोवर्धन को, यानी जो काउ डंग है, ठीक है, गाय का गोबर है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा एज एनर्जी। और ये सारी चीज़ें बताई गई थी जब हमने वर्ल्ड बायोफ्यूल डे को एक तरीके से सेलिब्रेट किया है 10 अगस्त को। तो 10 अगस्त को दिन देखने को मिलते हैं। एक है लायन डे, वर्ल्ड लायन डे, उसके बाद है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। तो आपको दोनों ये 10 अगस्त को देखने को मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो जो उज्ज्वल है ना, उज्ज्वल ये जो एक तरीके से पार्ट है हमारे खुद का एम्बिशन का, हमारा भारत का एक एम्बिशन है कि हम लोग 2024 तक अपनी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करें। तो उसमें कहीं ना कहीं ये उज्ज्वल स्कीम एक तरीके से अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई नजर आएगी। नाउ ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना है, इसका फेस 1 के बारे में आपको बताता हूं। जो ये फेस 1 है, इसको लॉन्च किया गया था साल 2016 के अंदर, और फेस 2 अभी लॉन्च किया गया है 2 दिन पहले। अभी जो फेस 1 है जिसको लॉन्च किया गया था, ताकि जो एलपीजी है, जो सिलेंडर का कनेक्शन है, वो दिया जा सके जो गरीब लोग हैं उनको। उसी प्रकार से यहाँ पे जो फेज 2 है, इसको भी इसी प्रकार से लॉन्च किया गया है कि यहाँ पर जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ठीक है, इधर से उधर दूसरे स्टेट्स में जाते हैं वर्क करने के लिए, तो एक तरीके से उनको यहाँ पर ये एलपीजी कनेक्शन मिले। ठीक है, यहाँ पर कोई एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना सेल्फ डिक्लेरेशन बता दो कहाँ पर हो, और वहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा इस एलपीजी गैस का। अब उसके बारे में बात करें, जो ये उज्ज्वल है, इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है जो वेमेन है उनको एम्पावर करना, उनको यहाँ पर पावर देना, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनकी हेल्थ को प्रोटेक्शन मिलेगा। और ऑब्वियस ही बात है, देखो नंबर ऑफ डेथ होती है, क्योंकि ये जो कुकिंग फ्यूल है बहुत गंदा होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक तरीके से ये डेथ हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करें, बच्चों को पोल्यूशन से बचाव मिलेगा, क्योंकि घर में हो क्या रहा है, फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जा रहा है, उसके बाद खाना बनता है, तो इससे बहुत सारे रेस्पिरेटरी इलनेस क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पे जब ये एलपीजी कनेक्शन होगा तो ऑब्वियस ही बात है ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, और जो है बच्चों की हेल्थ भी यहाँ पर सही नजर आएगी। नाउ ये जो स्कीम है, ये एलपीजी कनेक्शन के साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। लगभग 1600 रुपये का यहाँ पे हर एलपीजी कनेक्शन पर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। अब ये सपोर्ट किनको मिलेगा? जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, एक तरीके से बहुत गरीब लोग हैं, उनको यहाँ पर ये सपोर्ट मिलने वाला है। उसके बाद आप कह सकते हो जो उज्ज्वल 2.0 है, ये प्रोवाइड करवाएगा फर्स्ट रिफिल बिल्कुल फ्री होगी, यानी कि जब सिलेंडर को भरवाने जाओगे, रिफिल करवाओगे, तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सरकार दे रही हैं। अब टारगेट क्या है सरकार का, मैं आपको पहले दोनों फेज का टारगेट बताता हूँ। जो उज्ज्वल 1.0 लाया गया था, इसका मेन टारगेट था हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 50 मिलियन वेमेन को एक तरीके से अचीव कर पाएँ, इनको एक तरीके से एलपीजी का कनेक्शन दे पाएँ। ये हमारा टारगेट था। अब आज का टारगेट, हमारा जो फेज 2 का टारगेट है, वो यहाँ पर यह है कि लगभग 10 मिलियन जो एलपीजी कनेक्शंस हैं वो दिए जाएंगे बेनिफिशियरीज को, एडिशनल 10 मिलियन बोला गया है। उसके बाद जो गवर्नमेंट है उसने अपना टारगेट फिक्स कर रखा है कि हम लोग पाइप वाली गैस जो है वो पहुंचाएंगे लगभग 21 लाख घरों के अंदर। 21 लाख घर, लगभग 50 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पाइप गैस पहुंचाई जाएगी, ऐसा यहाँ पे बोला गया फेज 2 के अंदर। अब आपका दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, ये जो स्कीम है पूरी की पूरी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आ रही होगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसको रन कर रहा है। इसका मेन अचीवमेंट यह है कि हम लोगों ने पहले फेज में, यानी कि जो ये उज्ज्वल योजना है, इसका पहला फेज था, इसमें लगभग 8 करोड़ पुअर फैमिलीज को हेल्प प्रोवाइड करवाई गई थी। नाउ अभी यहाँ पर हम लोगों का गोल यह है कि हम लोग और भी ज़्यादा लोगों को जो है कंट्री में अचीव कर पाएँ, प्लस उन लोगों को भी यहाँ पर ये गैस का कनेक्शन दे पाएँ। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंटरनेशनल न्यूज़ के रिगार्डिंग है, मतलब आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और आईआर आपका जीएस पेपर 2 के अंदर में आता है। अब यहाँ पे चर्चा हो रही है इंडो भूटान स्पेस कॉपरेशन के बारे में। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इसरो बोलते हैं, वो एक तरीके से लॉन्च करने वाला है भूटान की सैटेलाइट को। भूटानी सैटेलाइट को लॉन्च करेगा दिसंबर में, इसी साल लॉन्च किया जाएगा। तो देखो अब आप कहोगे भूटान की सैटेलाइट हम क्यों लॉन्च कर रहे हैं? तो हम लॉन्च करते रहते हैं, हम लोग सिर्फ भूटान के नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ की सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते रहते हैं जब भी कोई अपना मिशन करते हैं। तो ठीक है, फिलहाल यहाँ पर अभी आप कह सकते हो इन दोनों का जो स्पेस कॉपरेशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के कंपैरिजन में आपको भूटान ऊपर की साइड यहाँ पर नजर आएगा।
इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक सैटेलाइट है INS-2B सैटेलाइट ऑफ भूटान है। इसको यहाँ पर बनाया गया है भूटान के इंजीनियर्स के द्वारा, और ये भूटान के वो 4 इंजीनियर हैं जिनको भारत के अंदर ही ट्रेनिंग दी गई थी। इसरो का जो उर राव सैटेलाइट सेंटर है बेंगलुरु के अंदर, वहीं पर इनको ट्रेनिंग दी गई थी दिसंबर 28 से लेकर 25 फरवरी 2021 तक। फिर उसके बाद ये लोग इस चीज़ के अंदर सफल होते हुए नजर आए हैं। इंडिया और भूटान अगर हम बात करें, दोनों मिलकर एंगेज कर रहे हैं स्पेस कॉपरेशन के अंदर। स्पेस सेक्टर में दोनों कंट्रीज मिलकर वर्क कर रही हैं, और आप कह सकते हो कि एक तरीके से ग्राउंड अर्थ स्टेशन है फॉर साउथ एशियन सैटेलाइट के लिए। इसका उद्घाटन किया गया था थिम्पू के अंदर, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है भूटान गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और एक तरीके से जो ये मैंने आपको बताया साउथ एशियन सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया गया था कब? भारत के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था साल 2017 के अंदर। और एक तरीके से ऐसा गिफ्ट दिया गया साउथ एशियन रीजन वाली कंट्रीज़ को, जैसे कि भूटान हो गया, इन सब कंट्रीज़ को यहाँ पर ये गिफ्ट के तौर पर देखने को मिला है। ओके, ये दोनों फ्लैग हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज आर्टिकल काफ़ी शॉर्ट है, मतलब छोटे छोटे आर्टिकल हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है सारे, आप लोग देख पा रहे होंगे। अगला आर्टिकल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो हेल्थ का टॉपिक है वो आता है आपका GS पेपर 2 के अंदर में। ओके, नाउ यहाँ पे चर्चा हो रही है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस के बारे में। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, इन्होंने यहाँ पर बोला है कि देखो, जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि वो ब्लड शुगर टेस्ट करवाएं। हर एक प्रेग्नेंट वीमेन को ये करवाना होगा, क्योंकि ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि यहाँ पर शुगर टेस्ट कराने के बाद ही पता चलेगा ये डायबिटीज़ है भी या नहीं है। और ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे बोला ये भी क्या है, भारत के अंदर जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनके अंदर ये कॉमन सी बीमारी है। मिलियंस ऑफ वीमेन को यहाँ पर ये बीमारी देखने को मिलती है। जेस्टेशनल डायबिटीज होती क्या है एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसमें होता क्या है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है मदर के अंदर। मदर के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और अब जब ग्लूकोज लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो बेबी के अंदर आ जाएगा। अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज बेबी के अंदर आएगा तो बेबी का जो वेट है उसके ऊपर एक्स्ट्रा फैट जमेगा, एक्स्ट्रा वेट जो है उसका उसके ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करता हुआ नजर आता है। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस एक ऐसी मेडिसिनल, एक तरीके से मेडिकल कंडीशन है जहां पर क्या होता है, जो इंसुलिन होता है वो इफेक्टिवली वर्क नहीं करता है। जो बॉडी होती है वो बिल्कुल सक्षम नहीं होती है कि इंसुलिन को हम जो इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सके। इस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। ग्लूकोज बहुत हाई लेवल में जनरेट हो जाता है, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि मतलब सेल एब्जॉर्ब करने के बजाय जो है बेबी है उसके बॉडी पर ये एब्जॉर्ब होता हुआ नजर आता है। फिर उससे क्या होगा, उस बेबी का जो वेट है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ की बात करें तो ये एक तरीके से टाइप 1 डायबिटीज़ से काफ़ी अलग है। जो वो आप कह सकते हो कॉमन डायबिटीज़ होती हैं उनसे काफ़ी हद तक ये अलग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है फिर डिसअपियर होने लगता है, जैसे जैसे डिलीवरी होगी उसके बाद ये कम भी होने लगता है। ओके, ना उसके बाद बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, जो यूनियन मिनिस्टर हैं इनका कहना यह है कि ये जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस का टेस्टिंग होना ही चाहिए, इसका अर्ली डिटेक्शन करवाना चाहिए। अगर कोई भी प्रेग्नेंट वीमेन है तो उसको यहाँ पर डिटेक्ट करना चाहिए। अगर पहले कर लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, अदरवाइज जो है आने वाले टाइम पर उस वीमेन को बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल जाएंगी। नाउ ये जो टेस्ट है बेसिकली इसको किसने रिकमेंड किया है, इसको रिकमेंड किया है डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी स्टूडियो ग्रुप इंडिया के द्वारा, जिसको डिप्सी बोला जाता है। और इसको एंडोर्स करने वाली कौन सी मिनिस्ट्री है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, नाउ ये जो टेस्ट प्रोसीजर है इसको भी अप्रूवल मिला है। इसको अप्रूवल मिला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्ट्रिकन से, उसके बाद इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन से। तो मतलब आप समझ सकते हो ये टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर प्रेग्नेंट वीमेन को। नाउ बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल आपका इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमी आता है GS पेपर 3 के अंदर। यहाँ पे चर्चा हो रही है डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में। लगभग बोला गया है कि देखो, अलग अलग जब से हमने बदलाव किए हैं तब से हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ नजर आया है। मतलब जो भी हमारे हथियार हैं हमने दूसरी कंट्री को बेचे हैं, और एक तरीके से ये फ़ायदे वाली ही बात हुई ना। तो क्योंकि दूसरी कंट्री को बेचे हैं तो हमने प्रोडक्शन भी ज़्यादा करा होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा करी होगी। मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करी होगी तो लोगों की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ होगा। अब यहाँ पे रोज़गार जनरेट होगा तो लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, मतलब ओवरऑल कंट्री के अंदर इसका बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जो कि सरकार के द्वारा दी गई लोकसभा में।
तो यहाँ पे इनके द्वारा ये बोला गया, इंडिया का जो एक्सपोर्टेड मिलिट्री हार्डवेयर सिस्टम है ये पिछले 7 साल के अंदर 38,500 करोड़ रुपए का हो चुका है। हमने 38,500 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है पिछले 7 सालों के अंदर, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम बात करें साल 2019-20 के अंदर लगभग 9,115 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था, और साल 2020-21 के अंदर ये थोड़ा सा कम हुआ, लगभग 8,434 रुपए का हमने 434 करोड़ का हमने जो है डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। ओके, तो मतलब 2020-21 के अंदर थोड़ा सा गिरा है, बट डजेंट मैटर, ये सिचुएशन ही ऐसी चल रही थी, क्या करा जाए, कोविड वाली। ओके, नाउ यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम पिछले 7 साल के अंदर बात करें तो ये एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़िया हुआ है, 38,500 करोड़ का हुआ है। इसको हमें आने वाले टाइम पर थोड़ा सा और इंक्रीज करना ही होगा। इसके अंदर हमने अलग अलग कंट्रीज़ को बहुत सारे डिफेंस प्रोडक्ट्स बेचे हैं, जैसे कि आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हीकल, लाइट वेट टॉर्पीडो, वेपन लोकेटिंग रडार हो गए, फायर कंट्रोल सिस्टम, टीयर गैस लॉन्चर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अलग अलग कंट्रीज़ को दी हैं। ओके, प्रेजेंटली बात करें तो इंडिया जो है लगभग यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट कर रहा है लगभग 75 से ज़्यादा कंट्रीज़ को। आपको ध्यान रखना है, दुनिया भर में 75 से ज़्यादा कंट्रीज़ को भारत यहाँ पे डिफेंस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। नाउ अगला आर्टिकल भी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चर्चा हो रही है खादी का जो नया प्रोडक्ट है इसको लॉन्च कर दिया गया है। पहले तो आपको ध्यान रखना है, ये खादी का जो प्रोडक्ट है किसके अंडर में लॉन्च किया गया है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। अब यहाँ पर यह आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। इन्होंने लॉन्च करे हैं दो नए प्रोडक्ट को, एक तो बेबी वियर है यानी बच्चों के जो कपड़े हैं वो, और दूसरा है हैंडमेड पेपर। हैंडमेड पेपर के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, हमने करंट अफेयर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे हम लोग बेबी वियर के बारे में बात करेंगे। तो लगभग यहाँ पर नया बच्चा, एक तरीके से जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उससे लेकर लगभग 2 साल के बच्चे तक जो यहाँ पर ये खादी विलेज जो ये खादी वाले कपड़े बनाए गए हैं, बेबी वियर बनाया गया है खादी विलेज इंडस्ट्री के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है KVIC ने इंट्रोड्यूस कर दिया है बेबी वियर, लगभग यहाँ पर पहली बार इसको भारत के अंदर लॉन्च किया गया है। मैंने आपको बता दिया कौन सी उम्र से कौन सी उम्र तक बच्चे के लिए इसको बनाया गया है। खादी बेबी वियर बनाया गया है हाई क्वालिटी हैंड स्पन से, यानी हाथ की बुनाई से जो कॉटन फैब्रिक होता है उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। नेचुरल फाइबर है, इको फ्रेंडली है, यानी बच्चे की स्किन के लिए मतलब बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप कह सकते हो बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जिनके ऊपर डाई करी हुई होती है, कलर किया हुआ होता है, केमिकल ट्रीटमेंट हुआ होता है, वो बच्चे की स्किन के लिए बहुत ख़राब होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो फैब्रिक है इसका काफ़ी अच्छी तरीके से नेचुरल फैब्रिक है, इको फ्रेंडली है, इसका बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए भी। उसके बाद बात करते हैं, ये सारी चीज़ें करी गई हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा। तो ये KVIC क्या है? KVIC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखना, इसको बनाया गया था अंडर द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956। इस एक्ट के अंडर में इस बॉडी को लाया गया। नाउ ये जो KVIC है बेसिकली आज के टाइम पर जो खादी है, खादी कपड़ा आप समझते होंगे, तो और भी बहुत सारी विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको प्रमोट करने का काम करती है। ये किसके अंडर में काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर वर्क करती है। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो कि इसके साथ एसोसिएट करते हैं। वो सारे इनिशिएटिव कौन से हैं? वो हैं हनी मिशन इनिशिएटिव, ठीक है, प्रोजेक्ट बोल्ड हो गया, लेदर मिशन हो गया, ग्रामोद्योग विकास योजना हो गया, कुम्हार सशक्तिकरण योजना हो गया। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि KVIC के साथ एसोसिएट करते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स को। शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल में चर्चा हो रही है ओलंपियाड बैट के बारे में। तो देखो अभी न्यूज़ में एक ओलंपियन बैट चर्चा में आ चुका है, इसने जो है एक रिकॉर्ड बना दिया है। रिकॉर्ड यह है, ये जो चमगादड़ है ये 2000 किलोमीटर तक ट्रैवल किया है। आर्टिकल आप देख पाओगे, इंडियन एक्सप्रेस में यहाँ पर ये आया था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसका लोगो भी देख पा रहे होंगे। आप कह सकते हो 2000 किलोमीटर ये ट्रैवल करा है लंदन से सोकोव वाले रीजन में, जो कि रशिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये लंदन है, लंदन से ये यहाँ तक उड़ता उड़ता गया, इसी वजह से इसका ओलंपियन बैट नाम दे दिया गया है। तो आपका ध्यान रखना है, जो बैट है ये फीमेल है। ठीक है, इसका एक तरीके से जो भी यहाँ पर इसकी फैमिली है, जो स्पीशी है, इसको बोला जाता है नाथुसियस पिपिस्ट्रेल। तो इसका ये नाम है, ये इसी फैमिली से ये स्पीशी बोली जाती है, यहाँ से बिलोंग करती है। इसका वजन बहुत कम है, लगभग 10 ग्राम से भी अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो जो है इसका जो है वेट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ये माइग्रेट करा है, इसने काफ़ी लंबा यहाँ पर रिकॉर्ड बना दिया है। और लगभग बोला जा रहा है आज के टाइम पर 2600 से ज़्यादा जो नाथुसियस पिपिस्ट्रेल है ये रिकॉर्ड करे गए हैं UK के अंदर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है। इस बैट का जरूर नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम्स के अंदर। आज का लास्ट आर्टिकल चर्चा करता है अंडरवेट बर्थ के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक बच्ची है, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये आपको पिक्चर दिख रहा होगा, ये बच्ची है ना, इसने जन्म लिया था। तो इसका वजन था, पता है कितना? इसका वजन लगभग यहाँ पर बताया गया है लगभग 212 ग्राम।
मैंने आपको बताया था 200 से 250 ग्राम के बीच में है, 212 ग्राम वजन था। मतलब आप क्या ही समझो, मतलब इतना छोटा वजन यहाँ पर देखने को इतना इतना हल्का वजन देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या नाम है, क्वेक यूजवान। ये जो बच्ची है इसने जन्म लिया था सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर जून 2020 में। तब इसका वेट था लगभग 212 ग्राम का। ठीक है, अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि 13 महीने तक ये हॉस्पिटल में रही। हॉस्पिटल में रहने के बाद इसकी अच्छी से यहाँ पर देख भलाई करने के बाद अब वेट है इस बच्ची का 6.3 kg, मतलब बच्ची रिकवर कर चुकी है। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है, ये होता कैसे है। तो यहाँ पर आपको समझना यह है कि देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये बच्ची प्रीमेच्योर बर्थ कर चुकी है। मतलब जो समय होता है लगभग 40 सप्ताह होता है, 40 सप्ताह का टाइम लगता है। वीक 1 से लेकर वीक 40 तक यहाँ पर बच्चा पूरी तरह से डेवलप होता है मदर के वॉम के अंदर। ठीक है, तो मतलब 40 सप्ताह में यहाँ पे बच्चा जो है अगर जन्म लेगा तो उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिल जाएगी, प्रॉपरली वो वहाँ पर बर्थ ले सकता है। बट है क्या, ये जो बच्ची है ये 40 सप्ताह से पहले यहाँ पर इसने जन्म ले लिया था, जिसको यहाँ पर प्रीमेच्योर बर्थ बोला गया है। तो मतलब ये बहुत सारे मतलब ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं, ये यूनिक थिंग है बहुत, यहाँ पे अपने आप में एक तरीके से आप कह सकते हो यूनिक बोला गया है। लगभग यहाँ पे दुनिया के अंदर ये 10 टाइनिएस्ट बच्चे देखने को मिले हैं। टाइनिएस्ट मतलब सबसे छोटे, ये 10 बच्चे देखने को मिले हैं जो कि 40 सप्ताह से पहले ही जन्म ले लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 40 सप्ताह पूरे नहीं हुए हैं, 40 सप्ताह से पहले यहाँ पर उन्होंने जन्म ले लिया है और उसकी वजह से ये डिसेबिलिटी देखने को मिल जाती है। बेबीज जो भी जन्म लेते हैं, मतलब आप कह सकते हो 40 सप्ताह क्या 27 सप्ताह से भी पहले जो भी जन्म ले लेते हैं, मतलब बच्चा पूरी तरह से डेवलप हुआ नहीं है, ग्रोथ हुई नहीं है और बच्चा जन्म ले लेता है, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी उसके अंदर देखने को मिलती है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा रिस्क होता है डेथ का भी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है, बच्ची की जान बच गई है और जो है यहाँ पर बच्ची पूरी तरह से रिकवर करी, तो काफ़ी यहाँ पर अच्छी बात यहाँ भी देखने को मिलेगी। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।